हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है क्लास 12th का प्रश्नावली 4.4 को पढ़ेंगे। ये सारणी लेसन है और सारणी में जो है 4.4 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 को पढ़ने से पहले उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट आते हैं उसको पहले सीखेंगे, उसके बाद से जो 4.4 के सवालों को हल करेंगे। देखो, इसमें जो है दो तीन चीज़ों को जो है जानना है, दो ही चीज़ को जानना है। एक तो माइनर और एक जो है कोफैक्टर। हिंदी में कहेंगे माइनर को जो है, यदि हम हिंदी की बात करूं तो माइनर को क्या कहेंगे? माइनर को हम कहेंगे उपसारणी। हाँ, माइनर को हम कहते हैं उपसारणी। बात समझा गया? देखो, दो चीज़ें हैं। एक आएगा तुम्हारा माइनर, माइनर को हम कहेंगे उपसारणी, उपसारणी, उपसारणी। और एक आएगा कोफैक्टर। दो ही वर्ड को जो है ज्ञात करना है। कोफैक्टर, कोफैक्टर को कहेंगे सहखंड। बस समझ गया? कोफैक्टर को हम कहते हैं सहखंड, सहखंड। अच्छा, इसके अगले प्रश्नावली में जो है ना 4 वर्ड हो जाएंगे। बात समझ गया? इसके अगला यदि हम प्रश्नावली पढ़ेंगे तो एक तो हो जाएगा हमारा माइनर, एक हो जाएगा कोफैक्टर, उसके बाद से एड ज्वाइंट, एड ज्वाइंट के बाद से ए इनवर्स। बस समझेगा? एड ज्वाइंट को सहखंडज कहते हैं। बस जो जोड़ देंगे नया वर्ड बन जाएगा। तो देखो, माइनर किसे कहेंगे, उपसारणी किसे कहेंगे और कोफैक्टर किसे कहेंगे, इस बात को समझना है। सहखंड किसे कहेंगे, दो वर्ड को समझ लेते हैं, पूरा प्रश्नावली जो है समाप्त हो जाएगी। बात समझेगा? अगला प्रश्नावली में अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक साथ कहोगे तो एक साथ भी पढ़ा देंगे। बस समझेंगे? तो दोनों प्रश्नावली को एक साथ हल करना पड़ेगा। माइनर किसे कहते हैं, कोफैक्टर किसे कहेंगे, इस बात को देखते हैं कि यदि माइनर ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे और कोफैक्टर ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। उपसारणी है और ये जो सहखंड है। बात समझ में आ गया? देखो, माइनर कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लेते हो एक सवाल दे दिया, कैपिटल ए बराबर एक सारणी दे दिया 2x2 का, 2, 3, 1 और 4 है। यह सारणी जो है 2x2 का है। बात समझ गया? तो माइनर जो है हमें ज्ञात करना है। माइनर कैसे ज्ञात करेंगे, उपसारणी हम कैसे ज्ञात करेंगे। बात समझा गया? यदि जो है मैं एक बात कहूँ इस सवाल को पढ़ने से पहले, यदि जो मैं चिन्ह परिपाटी नियम की बात करूँ तो यदि जो है कोई अवयव जो है या कोई जो है सारणी जो है 2x2 का है, 2x2 का है, या कोई सारणी 3x3 का है, तो चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी नियम यही कहता है कि यदि जो है यह A11 है, यह A12 है, A21 है और A22 है। इसका मतलब क्या है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसका मतलब क्या है? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। बात समझा गया? लेकिन चिन्ह क्या होगा, इस बात को देखना है। बात समझा गया? क्योंकि चिन्ह को हमको चिन्ह से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इसको भी हम चिन्ह से ही लेंगे। बात समझेगा? यह इसके बराबर नहीं माना जाएगा, चिन्ह हमको लेना देना है। ये बताओ, यह क्या होगा? A11 होगा। A11 यदि सारणी के जो अवयव होते हैं उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं और जो सारणी होती है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाएंगे। बात समझ गया? तो देखो, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा और A13 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? A जो है 21 होगा, A22 होगा, पहले भी बताया जा चुका है, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा और A जो है 33 हो जाएगा। मैंने बताया था चिन्ह कैसे लगाना है। यदि इसको और इसको जोड़ते हैं, सम संख्या आती है तो प्लस होगा, -1 के घात। बात समझ गया? यदि इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? यदि सम संख्या आता है तो प्लस हो जाएगा। 1 और 1 क्या होगा? 2, और 2 एक सम संख्या, इसलिए पहला वाला पद किस में आता है? प्लस में आता है। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, इसलिए इसका चिन्ह जो होगा क्या होगा? माइनस। पहले बताया जा चुका है। 2 और 1 ये भी 3 होगा, इसलिए ये भी क्या होगा? माइनस। और 2 और 2 4 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस। वैसे इसमें भी चिन्ह परिपाटी नियम इसको जानते हो, प्लस माइनस, प्लस 1 को प्लस 1 को माइनस करते हुए चले जाते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस यही है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2, और 2 एक सम संख्या, इसलिए चिन्ह आएगा प्लस में। और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 3, और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए आता है माइनस।
ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, यही ना होगा। फिर जो है क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। यह हमारा चिन्ह है, इस बात को समझना है। देखो उप सारणी का मतलब क्या होगा, या माइनर की बात करूँ तो माइनर का क्या अर्थ होगा। जैसे मान लेते हो कि यदि जो है हम M11 माइनर को हम यम से दर्शाएंगे, बात समझेंगे, इसको इसका प्रतीक हम जो है इस कैपिटल यम से दर्शाएंगे और कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से दर्शाएंगे, चाहे जिससे मन करे उससे हम दर्शा सकते हैं। बात समझा गया। तो देखो यदि M11 की बात मैं करूँ ना, तो M11 को जो है हमने जो है विस्तार करने में सिखाया था कि जिस पंक्ति में हम लेते हैं, जो अवयव को लेते हैं, उस पंक्ति और उस कॉलम को छोड़ देते हैं। ये बताओ, ये वाला कॉलम को, इस पंक्ति को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो कौन सा अवयव बच जाएगा, 4। तो यही जो है हमारा माइनर होगा, क्या होगा, 4। बात समझा गया। जिस अवयव को लेंगे, देखो ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब पहला पंक्ति को छोड़ देना है और पहला स्तंभ को छोड़ देना है, और जो बचेगा वही हमारा माइनर कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अगला देखो, यदि जो है मैं M12 की बात करूं, पहला पंक्ति को छोड़ देना है, दूसरा स्तंभ को छोड़ देना है, और जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, M12 कहलाएगा, माइनर दूसरा वाला। बात समझा गया। तो ये बताओ, यदि जो है मैं इसकी बात करूं तो ये बताओ, यह लाइन को छोड़ देंगे, ये इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1। ये हमारा बन गया 1। बात समझ में आ गया। अगला देखो, ये बताओ M13 होगा, M13 नहीं होगा, क्योंकि 3 कॉलम है नहीं, कहाँ से 3 तक जाएगा। अर्थात M21 होगा। और M2 की बात करूं तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, ये वाला लेंगे तो इस वाले को छोड़ देंगे और इस वाले को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, हमारा 3। तो ये हमारा 3 होगा। अच्छा, ये माइनस में होता है तो हम माइनस में लिखते, प्लस में होगा तो प्लस में लिख लेंगे। बात समझ गया। अगला देखो, इसको मैं कहूँ M22 कहूँ, मतलब दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ देना, तो M22 4 हो गया ना। तो ये लाइन को छोड़ देंगे और ये वाले को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, हमारा 2। यह हमारा माइनर ज्ञात हो चुका। बात समझा गया। उप सारणी जो है हमने ज्ञात कर लिया। बात समझा गया। यदि 2 क्रॉस 2 का है तो उप सारणी जो है 4 होंगी। यदि 3 क्रॉस 3 का है तो उसमें उप सारणी कितनी होंगी, 9। बात समझ गए। ऐसे जो है हमको हल करना है। लेकिन अब इसमें समझना है कि यह तो हमने माइनर को ज्ञात कर लिया आसानी से 2 क्रॉस 2 में, लेकिन कोफैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे। और सहखंड को हम दर्शाएंगे कैपिटल AIJ से, चाहे 1 2 से जो कुछ भी दर्शाना है दर्शा सकते हैं, कैपिटल से हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ, यदि जो है इसको कैपिटल A से दर्शाते हैं तो सहखंड क्या है, इस बात को समझना है। माइनर को चिन्ह सहित लिखना, माइनर को चिन्ह सहित लिखना क्या कहलाएगा, सहखंड। जो माइनर आया है ना उसको चिन्ह सहित लिख देना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बताओ 1 और 1 2 हो जाएगा ना, 2 एक सम संख्या है, इसलिए 4 किस में आएगा, प्लस में। तो ये हमारा कोफैक्टर कहलाएगा। बात समझा गया। मतलब कि कोफैक्टर को, माइनर को चिन्ह सहित लिख देना क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाएगा। बात समझा गया। कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस चिन्ह सहित लिख देना है। सिर्फ क्या कर देना है, चिन्ह सहित लिख देना है, वही हमारा हो जाएगा कोफैक्टर। बात समझ में आया। माइनर ज्ञात कर लिए तो माइनर ज्ञात करने के बाद से जो है, देखो M11 लेंगे तो ये लाइन छोड़ दो, ये बचेगा। इसको लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, 1 बचेगा। फिर इसको लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, 3 बचेगा। 4 को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो 2 बचेगा। सिंपल प्रोसेस। उसके बाद से कोफैक्टर क्या कहता है, यदि कोफैक्टर तुम्हें ज्ञात करना है तो सिंपल है, माइनर को चिन्ह सहित लिख दो, क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर ज्ञात कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं थी माइनर ज्ञात करने की, लेकिन सवाल में कहेगा कि माइनर ज्ञात करो तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। अर्थात उप सारणी ज्ञात करने की बात कर देगा तो हमको उप सारणी जो है क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना ही पड़ेगा। लेकिन हमको जो है चाहिए सहखंड भी। सहखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को समझ लेना है। माइनर को लिख देना है लेकिन चिन्ह सहित लिख देना है। यदि मैं बात कहूँ इसको AIJ के रूप में, एक व्यापक सूत्र के रूप में लिखूँ तो -1 के पावर जो है I + J हो जाएगा, I + J और इंटू MIJ। इसका मतलब समझते हो, MIJ का मतलब समझते हो भाई। MIJ का मतलब ये है कि हम कौन सा जो है कोफैक्टर ज्ञात कर रहे हैं, 1 वाला ज्ञात कर रहे हैं कि 1 वाला ज्ञात कर रहे हैं। यदि हम 1 वाला ज्ञात करेंगे तो माइनर वाला 1 ही होगा। यदि जो है A12 ज्ञात कर रहे हैं, मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ वाला ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनर भी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ वाला ही लेंगे। और यह -1 किस बात को दर्शा रहा है, -1 के पावर I + J इस बात को दर्शा रहा है कि यह चिन्ह प्लस में आएगा, कि यह चिन्ह किस में आएगा, माइनस में आएगा।
बात समझ गया। अच्छा, तुम्हारी किताब में ये फार्मूला दिया नहीं है, मैंने अपने मन से लिखा है, बात समझ गया, परिभाषा से लिख दिए, ठीक है। या जो तुम्हारी किताब का फार्मूला नहीं है फिर भी मैंने लिखा तुमको जो है आसानी हो सके। बस नहीं, यदि चिन्ह नहीं भी आता है या चिन्ह हमको याद भी नहीं है तो भी हम इस फार्मूले से जो है आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब देखो पहली बात आ जाएगी a11 की। यदि हम a11 की बात करूं तो ये बताओ -1 के पावर 1 धन 1 अर्थात क्या हो जाएगा 2, क्योंकि i का भी मान 1 है और j का भी मान क्या है 1 है। ऐसा हमने अभी में बहुत सारे सवालों को पढ़ा है फार्मूले के रूप में कि aij बराबर i प्लस j बटा में 2 या माड में i-2j बटा में 2। ऐसा बहुत सारे सवालों को हम लोग पढ़े हैं। बात समझ गए। तो यह जो है चिन्ह है, इस चिन्ह को जो है समझ लेना है। ये बताओ, ये i का भी मान 1 है और j का भी मान 1 है। यदि मैं यहाँ पर रखूँगा तो m11 नहीं हो जाएगा, और m11 जो है माइनर कहलाता है। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ वाला माइनर जो है हमको ज्ञात है 4 है, तो 4 रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, यदि जो है -1 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा +1 और इंटू 4 रखेंगे तो क्या आएगा 4। बात समझ में आ गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह चिन्ह को दर्शाता है। यह जो है -1 के पावर i प्लस j सिर्फ चिन्ह से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। यदि जो है घात जो है सम संख्या आता है तो आंसर प्लस में आएगा, यदि घात जो है विषम संख्या आता है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। बात समझ में आया। बस इतना ही सोचना है और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। a12 अर्थात 2 1 3 विषम संख्या है, अर्थात जो आंसर होगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा। या न चाहो तो इस पर रख कर हल कर सकते हो। बात समझ आ गया, सिंपल प्रोसेस। ये 12 ये देखो तो m12 यही ना दिया है 1, अर्थात यह -1 हो जाएगा। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 1 और 2 3 होगा और 3 माइनस में आएगा, तो यही ना हमारा है। बात समझ गए। तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये 21 यदि मैं ज्ञात करूं, a21 ये हमारा क्या है कोफैक्टर है, सहखंड है। बात समझ गए। a21 ज्ञात करूं तो a21 क्या है, यही ना है हमारा 3। भाई माइनर है कौन लिखना है, ये m1 जो ये तो चिन्ह को दर्शाता है। हमने माइनर को लिख दिया, माइनर को बस चिन्ह सहित लिख देना और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बताओ 2 और 1 3 एक विषम संख्या आ गया ना, इसलिए किस में आएगा आंसर माइनर पे माइनस में आ जाएगा। a22 की मैं बात करूं तो 2 और 2 4 होगा ना, यह सम संख्या है इसलिए प्लस में आएगा। और m22 का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो यह जो है 2 ही रहेगा। इस प्रकार जो है हम माइनर को ज्ञात किए और इस प्रकार जो हमने क्या ज्ञात किया कोफैक्टर को ज्ञात किया। यदि जो है माइनर ज्ञात कर लिए हो तो कोफैक्टर ज्ञात करना बहुत आसान है। सिर्फ जो है इस बात को देखना है कि भैया ये प्लस है, तो यदि सम संख्या है तो हम प्लस में रखेंगे, यदि विषम संख्या है तो हम किस में रखेंगे माइनस में रखेंगे। बस समझ गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये जो है सम संख्या है तो हम इसको प्लस में 100%, भाई पहले से माइनर यदि माइनस में आया होगा तो माइनस में रखेंगे, हम प्लस करेंगे तो खुद ही माइनस हो जाएगा। बस समझ गया। तो इस तरीके से हम जो है सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे। ऐसे इसके भी सवालों को हल करेंगे और 3x3 के भी सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे। अभी एक और सवाल को देखते हैं 2x2 में। बात समझ गया। 2x2 में एक और सवालों को देखते हैं और उसके बाद से जो है क्या करते हैं सवालों को 3x3 में हल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से एक्सरसाइज के सवाल। एक जो है हम लोग 2x2 का हल करते हैं, उसके बाद से जो है आगे जो है 3x3 का हल करेंगे और उसके बाद से प्रश्नावली स्टार्ट। देखो पहला सवाल, मतलब 2x2 का मैं एक सवाल को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं 3 दे दे, 6 दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कह देगा कि जो है कि उपसारणी ज्ञात कीजिए और सहखंड ज्ञात कीजिए, दोनों कह सकता है। या क्वेश्चन में कह सकता है कि सिर्फ सहखंड ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह सकता है उसको प्रश्न पूछने में। तो हम जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई सहखंड और जो है माइनर और कोफैक्टर दोनों ज्ञात करना है ना। माइनर और कोफैक्टर यह जो दोनों हमको ज्ञात करना है, बस सिंपल। या दोनों चीज़ ज्ञात करना है कि माइनर मैंने उपसारणी को भी ज्ञात करना है और कोफैक्टर को भी ज्ञात करना है, सहखंड को भी ज्ञात करना है। अच्छा, सहखंड में अंतर होता है। एक बात बताओ, m11 की बात मैं करूं, m12 की बात करूं, m21 की बात करूं और m22 की बात करूं, इसमें किसी भी लड़के को कोई शक है? जब 2x2 का है तो इतना इसके अलावा और कुछ बनेगा नहीं बनेगा। यदि m11 की बात करूँगा ना तो m11 ये होगा 3, इस लाइन को छोड़ देना है और इस लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद से जो सारणी बच जाती है, सारणी 1x1 की बचेगी 4,
बात समझ आ गया। 4 भी एक जो है स्वयं जो है सारणी है ना कहलाएगा। ये बताओ मैं इस तरीके से लिखूँ 4 तो यह एक सारणी है ना है। बात समझ आ गया। 1 क्रॉस 1 की ये सारणी है। बात समझेंगे। तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ को लेना है उसको छोड़ देना है और उसके बाद से जो कुछ भी बच जाता है वह जो है तुम्हारा उपसारणी कहलाएगी। ये बताओ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दो, जो बचेगा वो उपसारणी हो जाएगा। क्या बचेगा? 4 तम ये उपसारणी हो जाएगा। प्रथम पंक्ति को छोड़ दो और दूसरा स्तंभ को छोड़ दो। प्रथम पंक्ति इसको छोड़ दो, दूसरा स्तंभ इसको छोड़ दो, क्या बचेगा? 5 बचेगा ना। दूसरा पंक्ति को छोड़ दो तो ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति को छोड़ दिए। पहला स्तंभ को छोड़ दो, पहला स्तंभ को छोड़ दिए, क्या बचेगा? 6। दूसरा पंक्ति को छोड़ना है, ये वाला हो गया ख़त्म। दूसरा स्तंभ को छोड़ना है, ये वाला हो गया ख़त्म। तो बचेगा क्या? 3। समझ में आ गया। तो यह हमारा जो है माइनर हो गया। बस समझ आ गया। यह जो हमारा क्या हो गया? माइनर हो गया, उपसारणी। क्या हो गई? उपसारणी। लेकिन जब यहाँ पर जो हमको यदि सहखंड की बात करें कि सहखंड ज्ञात कीजिए, तो सहखंड यदि जो है सहखंड की बात करता है तो हम सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे? जानते हो कि जब माइनर ज्ञात कर लिए तो सहखंड ज्ञात करना बड़ा सिंपल है। A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। बस जो है चिन्ह सहित लिख देना है। जो माइनर आया है उसी को उतार दो। 4, 5, 6 और 3 जो माइनर आया वही आंसर सहखंड में भी होता है। बस एक बात को याद रखना है, चिन्ह इसमें लिख देते हैं और इसमें चिन्ह को नहीं लिखते हैं। इसमें चिन्ह को लिखते हैं और इसमें चिन्ह को नहीं लिखते। यही आंसर ये भी है, लेकिन बस जो है चिन्ह जो है अलग अलग होगा। यह तो 1 और 1 एक सम संख्या होगी, इसलिए किस में आएगा? प्लस में। प्लस लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस। फार्मूला में भी रखेंगे लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब 2 और 1 3 ये भी विषम संख्या आएगा, इसलिए किस में आएगा? माइनस में। और 2 और 2 4 यह सम संख्या होगा, इसलिए क्या आएगा? प्लस में। तो मन करेगा तो प्लस रखो और न मन करे तो मत रखो। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है हम लोग जो है 3x3 को भी पढ़ ले रहे हैं कि 3x3 में माइनर और कोफैक्टर को हम कैसे ज्ञात करेंगे। बात समझ आ गया? 3x3 जैसे में 2x2 है ना, उस वैसा ही जो है 3x3 भी उतना ही सिंपल है। बस समझना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बस ये है कि इसमें 4 अवयव हो जा रहे हैं माइनर के, और उसमें कितने हो जाएंगे? उसमें जो है 9 हो जाएंगे। बस समझे। तो एक सवाल जो है मैं लिखता हूँ और हल करता हूँ, उसके बाद से किताबी ज्ञान के पास चलेंगे। जैसे मैं 1 2 3 5 0 6 2 1 2 3 1 यह जो है मैंने एक जो है छोटा सा जो है सवाल लिखा, और यह जो है हमारा 3x3 का है। इसके माइनरों को ज्ञात करना है और कोफैक्टरों को ज्ञात करना है। बस समझ गए? तो ज्ञात करते हैं। एक बात बताओ, जब M11 की मैं बात करूंगा, पहला पंक्ति को छोड़ दो, पहला स्तंभ को छोड़ दो, पहला पंक्ति को छोड़ दिए, पहला स्तंभ को छोड़ दिए, बचेगा क्या? यही 4 बचेंगे ना। तो इसको जो है हम लिख देंगे 0 3 6 1। देखो तो उपसारणी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वहाँ पर 1 आ जाता था तो नहीं दिखाई दे रही थी। बस जिस पंक्ति को लिए, जिस स्तंभ को लिए उसको छोड़ दो, जो सारणी बचेगी उसी को हम उपसारणी कह देंगे। बात समझ आ गया? लेकिन भाई हमको तो मान चाहिए। 0 × 3 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 6 18। अब बताओ क्या आएगा हो आंसर? -18। बात समझ आ गया? -18 सिंपल हो गया। ऐसे ही अब डायरेक्ट किया जाएगा। बस 1 2 मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे लिख लिख कर, उसको वैसे डायरेक्ट कर लिया जाएगा। M12 हो गया। तो देखो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति ये वाला खत्म, दूसरा स्तंभ ये वाला खत्म, तो यही 2 किनारे किनारे बचेंगे। तो 2 किनारे किनारे बचेंगे, तो 5 2 6 और 1। अब विस्तार कर देते हैं। 5 एकम में 5, 6 दूना के 12, और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? -7। आगे देखो M13 की बात करूं, क्योंकि तीसरे कॉलम तक जा सकता है। M3 की बात करूं तो पहला पंक्ति को छोड़ देना है, पहला पंक्ति खत्म, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो यही हमारा 2 2 बचेंगे। 5 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बचेगा और फिर 3 बचेगा। तो इसको हम हल करेंगे तो 15 - 0 अर्थात कितना बचेगा? 15। समझ में आ गया? अब जो है मैं डायरेक्ट करूँगा M21 दूसरे पंक्ति को, पहला स्तंभ को, दूसरा पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, हमारे यही जो है बचेंगे ना। 2 एकम में 2,
माइनस 3 × 9, तो कितना बचेगा -7। बात समझ में आ रहा है ना। अब जो है M22 ज्ञात करते हैं। M22 माने दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, चारों कोने कोने बचेंगे ना। तो 1 × 1 क्या होगा 1 और -2 × 6 अर्थात बचेगा -5। बात समझ में आ रहा है। M23 क्योंकि 3 कॉलम है, 3 कॉलम तक हम जाएंगे और 3 पंक्ति है इसलिए 3 पंक्ति तक जाएंगे। दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, यही हमारा बचेगा ये वाला। तो 1 3 3 3 और -2 दूनी के 4 अर्थात क्या आएगा -1। बात समझ आ गया। दूसरा पंक्ति तो दूसरा पंक्ति इसको छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम इसको छोड़ देंगे, तो यही ना हमारे 2 किनारे किनारे बचेंगे। 1 3 3 और 2 दूनी के 4 घटाएंगे। आगे देखते हैं। अगला जो है हमको जो है अब बताओ A24 होगा नहीं, 4 कॉलम है ही नहीं है, 3 कॉलम है। तो अब जो है तीसरा पंक्ति से स्टार्ट है A31 M31 और M31 की बात करो तो तीसरा पंक्ति ये वाला लाइन समाप्त हो जाएगी और ये वाला स्तंभ समाप्त हो जाएगा, तो यही 2 बचेंगे और 2 छके 12 -3 0 0 अर्थात कितना आएगा आंसर 12। बात समझा गया। आगे देखो M जो है 32 की बात करोगे तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति यही है और दूसरा स्तंभ ये है। देखो ये और ये समाप्त हो जाएगा, ये बचेंगे हमारे 1 6 6 और -5 × 15 और इन दोनों को घटाएंगे तो -9। बात समझ में आ रहा है। आगे देखो M33 की बात करोगे तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हमारा तीसरा पंक्ति है और ये हमारा तीसरा स्तंभ है, यही हमारे पास बचेंगे। 1 का गुणा 0 में तो ये हो जाएगा 0 -5 दूना के 10, 5 का गुणा 2 में करेंगे ना और घटाएंगे तो यह जो हमारा बचेगा -10 बचेगा। तो यह हमारे जितने भी आ गए ये सब जो है माइनर है, ये सभी जो है उपसारणी है। देख रहे हो उपसारणी ऐसे ही प्राप्त होंगी ना, लेकिन जब विस्तार करने का ढंग जानते हैं तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है हमको जो ज्ञात करना है, हमने तो माइनर को ज्ञात कर लिया, उपसारणी को ज्ञात कर लिया। अब जो हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे सहखंड। और सहखंड ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि सहखंड क्या चीज़ है। बस जो है माइनर जो आया है, उपसारणी आया है, उसको चिन्ह सहित लिख देना है, यही हमारा क्या कहलाएगा सहखंड। फार्मूला तो वही रहेगा ना हमारा, जो है AIJ बराबर हो जाएगा -1 के पावर I + j। या बस चिन्ह को दर्शाता है कि हम चिन्ह क्या होगा। भाई घात जो है यदि विषम संख्या है, I + j का मान यदि विषम संख्या है तो आंसर माइनस में लिखेंगे, और यदि जो है सम संख्या है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इनटू हमारा होता है MIJ, मतलब M का मान ही लिख देना हमारा क्या कहलाता है सहखंड कहलाएगा, बस चिन्ह सहित। एक बार बताओ A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा ना, और A31 होगा ना, A32 होगा और A33 होगा। बस इसको उठाकर डायरेक्ट रखो, ये हो जाएगा -18 रखते हैं, -18। यह जो हमारा हो जाएगा -7, बाद में चिन्ह को रखेंगे। बात समझा गया। अच्छा चलो मैंने चिन्ह को भी साथ साथ रख दें। देखो +1 और +1 और 1 को जोड़ेंगे तो सम संख्या 2 आएगा ना, 2 एक सम संख्या है और सम संख्या के लिए हम क्या लिखते हैं प्लस। ये बताओ प्लस रखोगे तो प्लस गुणे माइनस करोगे तो क्या आएगी, माइनस से ना आएगी, अलग चीज़ आ जाएगा। बात समझा गया। तो यह माइनस से आएगा, मतलब प्लस चिन्ह यदि रखते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझा गया। ये बताओ 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 एक विषम संख्या है तो किस में आएगा माइनस में, और पहले से खुद 7 माइनस में है तो माइनस गुणे माइनस क्या बन जाएगा प्लस। A13 का मान कितना है 15, तो ये बन जाएगा हमारा 15। और हम जानते हैं कि 1 और 3 4 एक सम संख्या है, इसलिए आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, और प्लस हम लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मान रखो A21 का मान यहाँ पर है कितना है -7। और एक बात बताओ, या 2 और 1 3 एक विषम संख्या है तो ये चिन्ह क्या बनेगा माइनस में बनेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा।
a22 का मान कितना दिया है -5, और हम जानते हैं कि 2 और 2 4 एक सम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा प्लस में, और प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, यदि प्लस गुणे माइनस भी करते हैं तो भी हमारा क्या आता है आंसर माइनस आता है। a23 की बात करो तो a23 का मान जो है दिया है माइनस, a23 का नहीं मान है तो m23 का मान है, आगे चिन्ह लिख देंगे। ये होता 3 2 5, 5 क्या है 5 विषम है, इसलिए आंसर किस में आएगा माइनस में, और m23 का मान दिया है -1, तो ये रख देंगे -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। आगे देखो ये 31 और 31 का मतलब क्या है 4 एक सम संख्या है, इसलिए किस में आएगा प्लस में, और 31 का मान खोजो तो 31 का मान जो है 12 है, तो ये +12 होगा। अच्छा प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 2 5, 5 एक क्या है विषम संख्या है, इसलिए आंसर आना चाहिए माइनस में, और पहले से खुद ही यहाँ पर माइनस में 9 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। अब बताओ a33 और a33 3 और 3 6 एक सम संख्या है, इसलिए आएगा प्लस में, और यहाँ पर देखेंगे तो पहले से जो है -10 है, -10 और +10 क्या आ जाएगा -10। तो इस प्रकार से हमने यह यम का मान ज्ञात किया, मतलब सहखंड का मान ज्ञात कर लिया। ये सहखंड है और यह जो हमारा उपसारणी है, तो उपसारणी का भी मान ज्ञात किए और सहखंड का भी मान ज्ञात किए। इस तरीके से जो है हम 3x3 के सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब एक्सरसाइज के सवालों को हल किया जा सकता है। देखो प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन, कर निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणी एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। उपसारणी माने माइनर ज्ञात करना है और सहखंड माने कोफैक्टर ज्ञात करना है, काम खत्म। पहला का जो है, ये पहला का क्वेश्चन जो है पहला है, अब देखो ये क्या दिया है 2 -4 0 और 3 दिया है। बस समझ गए। हमको जो है उपसारणी ज्ञात करना है, तो पहले नंबर हम लिख लेते हैं उपसारणी। यदि मैं उपसारणी की बात करूं तो इसको हम यम से दर्शाएंगे, MIJ से, इसी से न दर्शाएंगे माइनर अंग्रेजी में। एक बात है M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M21 निकालेंगे और M22 निकालेंगे। ये हमारा आ गया माइनर, बात समझ आ गया। अब उसके बाद से जो हम क्या ज्ञात करेंगे दूसरे नंबर पर सहखंड, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछा है तो सहखंड को भी लिख लेते हैं एक के साथ। सहखंड को हम AIJ से दर्शाएंगे, ये व्यापक है ना, A11 से दर्शा देंगे, A12 से दर्शा देंगे, A21 से दर्शा देंगे और A22 से दर्शाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन में जो है 2 सवाल दिया है, दोनों सवाल के लिए दोनों जो है हो जाएगा, आधा काम हो गया, छोटा छोटा और काम कर लेना है। आगे देखो, यदि जो है 1 की मैं बात करूं माइनर में, पहले पंक्ति को छोड़ देना है और पहले स्तंभ को, पहला पंक्ति माने ये वाला, पहला स्तंभ माने ये वाला, बचेगा क्या 3, यही हमारी उपसारणी हो जाएगी। समझ में आ गया। इसका मतलब पहला पंक्ति को छोड़ देना है, दूसरे स्तंभ, पहला पंक्ति माने ये वाला और दूसरा स्तंभ माने ये वाला, क्या बचेगा 0, तो ये हो गया हमारा 0। इसका M21 का मतलब क्या है, दूसरा पंक्ति माने ये वाला, इसको छोड़ देना है और पहला स्तंभ को इसको छोड़ देना है, तो क्या बचेगा -4, ये -4 को लिख देंगे। बात समझा गया, वह अवयव है -4। बात समझा गया, हम लोग कुछ नहीं किए। A22 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2, ये लिख दे 2। और सहखंड हम जानते हैं क्या होता है, चिन्ह सहित लिख देना, माइनर को चिन्ह सहित लिख देना, क्या कहलाता है सहखंड कहलाएगा। ये बताओ A11 जोड़ेंगे तो 2 एक सम संख्या है, इसलिए आंसर किस में आएगा प्लस में। माइनर का मान कितना दिया है 3, के हम रख देंगे 3। और इसका मान ये बताओ, यह माइनस में आएगा ना, तो माइनस। और ये बताओ माइनर M12 का मान कितना दिया है 0, और 0 में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। ये जो है -4 है, ये बताओ पहले यहाँ पर देख लो 2 1 3 विषम संख्या है, इसलिए क्या आएगा माइनस में, और इसका मान जो है दिया है यहाँ पर कितना -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब बताओ A22 2 और 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 एक सम संख्या है, इसलिए आंसर प्लस में। और M22 का मान कितना दिया है 2 दिया है, बस ये हो गया हमारा सहखंड। बात समझ में आया। तो यह हमारा हो गया उपसारणी और यह हमारा हो गया सहखंड। ये पहला क्वेश्चन का पहला क्या हुआ कंप्लीट। अब जो है पहला क्वेश्चन का दूसरे सवाल को भी इसी पर हल कर दे रहे हैं ना,
आधा काम हमारा हो चुका है। बस हमको इसको मिटा देना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसके अंदर वाले पैकिंग को भी मिटा देते हैं। देखो वही सवाल है, बस अंक बदल दिया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और इसमें क्या दिया है, ए फिर बी सी और डी ऐसा दे दिया है। कुछ करना नहीं है, पुराना वाला है, बस दोहरा देना है। ये होता है M11 की बात करूंगा तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ क्या बचेगा, डी। ये बन गया डी। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, बचेगा क्या, बी। अब बताओ ये जो है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, बचेगा सी। और उसके बाद से लास्ट में क्या बचा है, ए। इसी को चिन्ह सहित लिख देना है। एक और एक सम संख्या है, प्लस में आएगा ना, प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। यह होता है 2 और 1 3 हो जाएगा। विषम संख्या तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में, तो आ जाए माइनस। ये क्या है, बी है, तो हमने लिख दिया बी। यह होता है 2 1 3 एक विषम संख्या है, माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा माइनस सी। और ए 2 और 2 4 एक सम संख्या है, इसलिए जो है ये आ जाएगा हमारा प्लस ए। प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 क्या हुआ, कंप्लीट। बस समझ गया। तो अब जो है दूसरे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा 3x3 का है, तो इसमें का एक सवाल को हम कर दे रहे हैं और बाकी सवाल को तुम सब कर लेना। मतलब कि एक जो है सवाल मैं कर रहा हूँ, एक सवाल तुम सब। अच्छा पहला एक दूसरे में का जो दूसरे का पहला है ये कर दूं कि दूसरे का दूसरा कर दूं, दूसरे का पहला ही कर दे रहा हूँ। तो दूसरे का जो है पहला क्वेश्चन क्या है इस बात को देखते हैं। या 3x3 में है 1 0 0, ये तो एक तत्सम का भी 0 0 0 1। या एक सारणी है 3x3 का, इसका भी वही ज्ञात करना है हमको, उप सारणी। और उप सारणी ज्ञात करना है और उसके बाद से क्या ज्ञात करना है, उप सारणी ज्ञात करना है और सहखंड ज्ञात करना है। दो ही बातें जो है पूछ रहा है, सहखंड और उप सारणी ज्ञात कर लेते हैं। सहखंड और उप सारणी जो है हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो इस बात को जो है ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो हम क्या ज्ञात करेंगे, उप सारणी। उप सारणी ज्ञात करो, M11 M12 M13 M21 M22 M23। बस समझ गए। इतना जो है मैंने ज्ञात कर रहा हूँ पहले। ये सभी जो है क्या है, उप सारणी है। एक और ज्ञात करते हैं, M31 M32 M33। यह सभी जो है हमारे क्या है, यह हमारी सभी जो है उप सारणी है। बात समझा गया। उप सारणी में जो हम ज्ञात करते हैं, यदि जो हम ज्ञात करते हैं M11, ये बताओ पहला पंक्ति को छोड़ देंगे और पहला स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 गुणे 1 होगा और माइनस 0 गुणे 0 0 होगा, अर्थात क्या आएगा 1। डायरेक्ट विस्तार करते हैं। बात समझा गया। ये वाला दिखाई दे रहा है उसमें, देखो। अगला M12 की मैं बात करूं, बस पहचानना है, पहली पंक्ति को छोड़ देना है और दूसरा स्तंभ को छोड़ देना है, तो यही 4 हमारे बचेंगे। और 0 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, और माइनस 0 गुणे 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, और घटाएंगे तो भी जो है क्या आएगा 0। बस समझ गया। M13 की बात करूं तो पहला पंक्ति को छोड़ देना है, तीसरा स्तंभ को छोड़ देना है, तो ये हमारे 4 बचेंगे। 0 गुणे 0 0 और 0 गुणे 1 0, और घटाएंगे तो 0। आगे देखो, M21 दूसरी पंक्ति को छोड़ देना है। देखो ये दूसरी पंक्ति को और पहला क्या बनेगा, स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये हमारे 4 बचेंगे। और 0 गुणे 1 0 और माइनस 0 गुणे 0 0, तो यह आएगा हमारा क्या 0। बात समझ आ गया। आगे देखो, M22 की बात करूं तो दूसरी पंक्ति को छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ को, दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, दूसरा स्तंभ को, तो एक कोना कोना में बचेंगे। 1 गुणे 1 1
और 0 गुणे 0 0, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा हमारा क्या 1। आगे देखो A23 की मैं बात करूं तो दूसरा पंक्ति को छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ को, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हमारे बचेंगे 1 गुणे 0 0 और 0 गुणे 0 0, घटाएंगे तो 0। बात समझ आगे। आगे देखो ये 3 तीसरा पंक्ति को छोड़ देंगे और प्रथम स्तंभ को, तीसरा पंक्ति को छोड़ दिए और प्रथम स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये हमारे 4 बचेंगे 0 गुणे 0 0 और 1 गुणे 0 0, अर्थात 0 माइनस 0, अर्थात आ जाएंगे हमारे 0। A32 की बात करूं तो तीसरा पंक्ति को छोड़ देना है और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति को छोड़ देना है, दूसरा स्तंभ, तो ये हमारे 4 बचेंगे 1 गुणे 0 0 और 0 गुणे 0 0, अर्थात घटाएंगे तो भी जो है 0। A33 को बात करूं तो A33 माने ये वाले को लेंगे, तो A33 माने तीसरी पंक्ति को छोड़ेंगे और तीसरा स्तंभ को छोड़ेंगे, तो 1 गुणे 1 1 और माइनस 0 गुणे 0 0, और घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यह हमारी सब जो है क्या प्राप्त हो रही है, सब जो है उप सारणी प्राप्त हो रही है। अब जो है हमको ज्ञात करना है सहखंड, और सहखंड हम जानते हैं कि उप सारणी का जो है चिन्ह सहित लिखना क्या कहलाएगा, सहखंड। जो उप सारणी आई है उसको सिर्फ जो है चिन्ह सहित लिख देना है और वही हमारा क्या कहलाएगा, सहखंड। चलो ज्ञात करते हैं। ये बताओ A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, और A जो है 21 होगा, A22 हो जाएगा, और A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, और A33 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसी को देखकर लिख देना है और उसके बाद से जो है चिन्ह लगा देना है। लिख दो, यह क्या आया 1 0 0 1 0 0 फिर 0, और फिर क्या आया 1, फिर जो है 0 0 0 फिर 1। अच्छा, अब चिन्ह को लिख देते हैं। जब लिख दिए सब तो फिर चिन्हों को लिख दिया जाए। 1 और 1 प्लस, 1 और 1 2, 2 एक सम संख्या है इसलिए प्लस में आएगा, प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 और 2 3 एक विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस गुणे 0 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो चिन्ह लिखने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। बात समझ आएगा। चलो लिख भी देता हूँ माइनस 0, अर्थात आएगा 0। 3 और 1 4 प्लस में आएगा, प्लस लिखने से कोई फायदा नहीं। 2 और 1 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, और माइनस से 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही ना आएगा। मतलब माइनस प्लस लिखने का कोई फायदा नहीं होता है 0 में। ये होता है 2 और 2 एक सम संख्या है, प्लस में आएगा इसलिए प्लस में रहेगा, और प्लस में लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 और 3 5 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस में आएगा, तो 0 कहेंगे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ हमेशा 0 ही हो जाएगा। ठीक है। होता 3 और 1 4 सम संख्या तो प्लस, ठीक है। 3 और 2 5 एक जो है तुम्हारा विषम संख्या है तो माइनस आएगा, तो 0 गुणे माइनस 0 ही ना होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और 3 और 3 6 होगा, 6 एक जो है सम संख्या है इसलिए जो है प्लस में आएगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरे का पहला क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो है होमवर्क के तौर पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, सहखंडों का प्रयोग करके कह रहा है, सहखंडों का प्रयोग करके जो सारणी दिया है उसका जो है मान ज्ञात करना है। बात समझ गया। और दूसरे जो है अवयव, दूसरे पंक्ति का अवयव सहखंडों का प्रयोग करना है। मैं दिखा दूं, एक जो है सारणी है, यह सारणी दिया हुआ है, और यह सारणी जो है क्या दिया है इस बात को देखते हैं। 5 3 8 2 0 और 1 और 1 2 और 3, यह जो हमारी सारणी है। और इस सारणी में जो है कहा है ना कि दूसरा पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरे पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके, बात समझ गया, दूसरे पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का जो है क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया। एक बात बताओ, यदि जो है मैं दूसरे पंक्ति के सहखंड की बात करूं, यदि दूसरे पंक्ति के सहखंड की बात करूं मैं, तो ये बताओ दूसरे पंक्ति का सहखंड क्या होगा, A21 होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी भी लड़के को। एक बार बताओ, एक जो है हो जाएगा A22 हो जाएगा, और A जो है 23 होगा। इसमें किसी भी लड़कों का कोई भी दिक्कत नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताओ, मैंने कहा कि A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा।
एक बात बताओ, A21 हम कैसे ज्ञात करेंगे? A21 की बात करूं तो चिन्ह सहित पहले नंबर तो होना चाहिए, और चिन्ह सहित लोगे तो 2 और 1 3 होगा, और 3 जो है क्या है, विषम संख्या है, इसलिए किस में आएगा? माइनस में आएगा। पहला नियम ये हो गया। यहाँ पर देखो A22 होगा, और 2 और 2 4 एक सम संख्या है, इसलिए किस में आएगा? प्लस में। और 3 और 2 5 होगा, तो इसलिए किस में आएगा? माइनस में। पहले नंबर तो हम सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये बताओ, दूसरा पंक्ति को छोड़ना है और पहला स्तंभ को छोड़ना है। दूसरा पंक्ति यही है और पहला स्तंभ यही है, तो क्या है हमारे यही बचेंगे? 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ऊपर 8 बचेगा, और नीचे जो है 3 बचेगा। कोई दिक्कत? दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ना है, दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये चारों कोने कोने वाले बच जाएंगे। 5 बचेगा, 8 बचेगा, 1 बचेगा और 3 बचेगा। बात समझ गया? अब जो है देखो, A23 की बात करूं, A23 की मैं बात करूं तो 23 की बात करूं तो दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति ये वाले को छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम ये वाले को छोड़ देंगे, तो बचेगा 5 3 1 और 2। इसके अलावा और कुछ नहीं। और हमको जो है सिर्फ जो है द्वितीय पंक्ति का या दूसरे पंक्ति का सहखंड ज्ञात करना है, और उसी की सहायता से साड़ी का विस्तार भी करना है। बात समझ में आ गया? एक छोटा सा मैं तुम सबको दिमाग की बात लगाऊं, छोटा सा, तो यदि R1 के प्रति तुम विस्तार करते हो, मैं एक एग्जांपल से इसे समझा रहा हूँ, यदि R1 के प्रति विस्तार करते हो तो तुम क्या लिखते हो? 5 को लिखोगे, प्लस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। दूसरा नंबर जो है हम उपसारणी बनाएंगे, इस पंक्ति को छोड़ देते थे, इस पंक्ति को छोड़ देते, यही लिखते थे क्या? 0 1 2 और 3। एक बात बताओ, ये 5 है क्या? 5 एक अवयव है, और यह अवयव जो है A11 है। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का यह एक अवयव है 5। और एक बात बताओ, यह है क्या? 0 1 2 और 3 यह सहखंड है, उपसारणी है। उपसारणी और चिन्ह सहित ले लिए तो सहखंड कहलाएगा। यदि हम चिन्ह सहित ले लिए तो क्या कहलाएगा? सहखंड कहलाएगा। देखो मैंने चिन्ह सहित लिया है प्लस में, तो यह बन गया हमारा सहखंड। और यह सहखंड कौन सा है? A11 वाला है कि नहीं? बोलो है ना? A11 वाला। यदि A11 की बात करूं, सहखंड A11 निकालोगे तो बताओ, पहली पंक्ति को छोड़ दोगे, पहला स्तंभ को छोड़ोगे, जो बचेगा वही तो सहखंड कहलाएगा, वो भी चिन्ह सहित। बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अब जो है यदि जो है मैं बताइए R1 के प्रति मैं विस्तार कर रहा हूँ, मैं जो है एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि जो है हम इसके प्रति जो है विस्तार कर सके। बात समझ में आ गया? देखो, यदि जो है मैं दूसरे वाले को बात करूँ तो दूसरे वाला जो है माइनस में होता है, और यह जो है हमारा बना 3। और ये बताओ, जब विस्तार करेंगे तो ये 3 जो है पहला पंक्ति में इसको छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ में इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारा? 2 और 1, और क्या बचेगा? 1 और 3। बात समझ आ गया? यदि जो मैं इस बात को जो है, इस चिन्ह को मैं छोड़ देता हूँ, इस चिन्ह को अपने दिमाग में से हटा देता हूँ कि माइनस नहीं है, यह उपसारणी के अंतर्गत खुदे माइनस में आ जाएगा। ये बताओ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, +3 गुणे माइनस में यह सारणी। नहीं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। बात समझ आ गया? यहाँ पर प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस ही नहीं आ जाएगा। एक बात बताओ, यह 3 है क्या? 3 जो है तुम कहोगे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एक अवयव है, अर्थात यह जो है हम अवयव को जो दर्शाते हैं स्मॉल से दर्शाते हैं, और जो सहखंड को दर्शाते हैं कैपिटल A से दर्शाते हैं। यह पहला पंक्ति का है, और कौन सा स्तंभ का है? दूसरे स्तंभ का है। और यह जो सहखंड हमें जो प्राप्त हुआ है, यह जो हमें को सहखंड प्राप्त हुआ है, यह भी जो है पहला पंक्ति का है और दूसरा स्तंभ का है कि नहीं? एक बात बताओ, तीसरे नंबर पर प्लस हमने लेते हैं 8 है, ये 8 है, सॉरी 8 है, 8 है। एक बात बताओ, 8 भाई R1 के प्रति विस्तार करते हैं तो इसको लेंगे, तो ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन, और ये बच गया, इसका हम गुणा करेंगे, उसके बाद से इसको लेंगे, उसके बाद से इसको, भाई 3 है तो 3 बार विस्तार करेंगे। और 8 को लेंगे तो ये बताओ, यह लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? 2 0 और 1 और 2 बचेगा। एक बात बताओ, 8 है क्या चीज़? तो तुम कहोगे कि 8 जो है सर जी पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ पहले ही दिन पढ़े थे, अभी तो उसमें पढ़ा गया था। A11 का मान क्या होगा, A12 का मान क्या होगा? पहला पंक्ति का है भाई। 8 क्या चीज़ है? पहला पंक्ति, पहले नंबर तो पहला पंक्ति हो गया, और किस स्तंभ का?
तीसरे स्तंभ का एक अवयव है, तो ये पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ का एक अवयव है। और यदि मैं उप सारणी की भी बात करूं कि जो उप सारणी चाहे सहखंड की मैं बात करूं तो सहखंड भी जो है हमारा जो सहखंड आया है यह भी जो है A13 का मान है। तो सारणी का जब विस्तार करने की बात आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हमको जो है सहखंड की सहायता से सारणी का विस्तार कीजिए और उसका मान ज्ञात कीजिए कि सारणी का मान आएगा क्या। तो सारणी का जब विस्तार करेंगे तभी ना मान ज्ञात हो पाएगा। एक बात बताओ, इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि जो हमारा सहखंड आया है उसी के संगत अवयवों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमारा जो है सारणी का मान आ जाएगा। भाई ये जो हम लोग ज्ञात किए हैं क्या है, सारणी का एक विस्तार है ना है। इसको हल करेंगे तो आंसर जो आएगा हम R2 के भी प्रति करेंगे तो वही आएगा और R3 के भी प्रति करेंगे तो वही आएगा। यह एक सूत्र जैसा बन गया कि यदि जो है हमने प्रथम अवयव लिया है, मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव लिया है, तो उसमें जो हम सहखंड से गुणा करेंगे प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ वाले सहखंड से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बात समझ गया। यदि जो है सारणी का विस्तार करना है तो इतना अपने दिमाग में बैठा लेना है कि यदि जो है हम R1 के प्रति करते हैं तो R1 के प्रति करेंगे तो यदि जो है हम जो अवयव लेंगे उसी के संगत जो है उसी के संगत हम सहखंड का भी गुणा करेंगे। एक बात बताओ, यह जो है जब विस्तार करना होगा तो ये बताओ दूसरा पंक्ति का हम सहखंड लिए हैं तो दूसरा पंक्ति का भी हम अवयव को लेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इसमें जो है चिन्ह तुमको अलग से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुदे जो है ये सहखंड जो है अपने अंदर जो है चिन्ह को क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा। बात समझ आ गया। भाई A12 का जो है मान हमने माइनस में नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि A12 का मान तुम यहाँ से निकालोगे तो खुद माइनस में आ जाएगा। अभी निकाल कर मैं दिखा दूंगा। अब बताओ माइनस में जब फिर प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। बात समझ आ गया। तो माइनस जो है नहीं लिखेंगे, सबका संगत गुणा करके उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ आ गया। यदि R1 के प्रति विस्तार करना होता, यदि R1 के प्रति विस्तार करना होता तो हमारा ये वाला आंसर बनता। यदि जो है R2 के प्रति विस्तार करना होता तो A21 होगा ना, और गुणे A21 से गुणा करेंगे प्लस A22 होगा ना, तो हम A22 का गुणा करेंगे। देखो यह जो होगा ना वही वाला ये भी होगा, प्लस ये बताओ A23 होगा ना, तो हम A23 से जो है हम गुणा करेंगे। यह किसके प्रति विस्तार हो गया, R2 के प्रति। यदि R3 के प्रति विस्तार करना होता तो A31 होगा ना, A31 तो कैपिटल A31 भी होगा, प्लस A32 होगा ना तो कैपिटल A31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। A33 होगा ना तो कैपिटल A33 होगा। मतलब सहखंड और उसके संगत अवयवों का आपस में गुणा करके उन सबको जोड़ेंगे तो वही हमारा होता है सारणी का विस्तार। बात समझेंगे। तो एक फार्मूला की भांति होगा। उसी तरीके से इसको भी हमें क्या करना है, हल करना है। चलो इसको हल करते हैं। यदि जो है मैं इसका मान निकालता हूँ तो बताओ 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस 2 आठे 16 हो जाएगा। और आगे जो है पहले से माइनस लगा हुआ है, इस बात को याद रखना है। 9 में से यदि मैं 16 को घटाता हूँ तो 9 में से 16 को घटाऊंगा तो -7 बचेगा। और एक बार बताओ, जब -7 बचेगा अब पहले माइनस लगा हुआ है तो -7 गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +7 आ जाएगा। तो A12 का मान आ गया 7। ये बताओ इसका मैं विस्तार करूँ तो 5 तिहाई 15 और माइनस 8 एकम में 8, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यदि मैं इसका विस्तार करूँ तो 5 दूना के 10 बचेगा, यहाँ पर 10 और -3 एकम में 3, यहाँ पर माइनस है ना, आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और इसको जो घटाएंगे तो 7 बचेगा और माइनस से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा -7। लेकिन ये कहा है कि सारणी का हमको मान ज्ञात कीजिए। ये बताओ दूसरा पंक्ति लिया है तो हम दूसरा पंक्ति का ही ना अवयव लेंगे। यदि दूसरा पंक्ति का सहखंड हमको निकलवाया है तो हम दूसरा पंक्ति के अवयव से ही क्या करेंगे, उसमें गुणा करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो सारणी का विस्तार हो जाएगा। तो सारणी का मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे बताओ, A11 लेंगे, नहीं दूसरा पंक्ति ना, तो A21 लेंगे तो गुणा करेंगे किससे, A21 से। बात समझ आ गया। प्लस
A22 लेंगे तो गुणा करेंगे किसमें, A22 से गुणा करेंगे। A23 लेते हैं तो गुणा करेंगे A23 से। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पंक्ति के प्रति विस्तार कर रहे हैं और तो है तुमको अलग से चिन्ह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहखंड में खुद ही हमने चिन्ह को क्या कर दिया है, रख दिया है। ये बताओ A21 का मान कितना है, 2, यहाँ पर रखेंगे 2 और गुणे A21 का मान कितना आया है, 7, तो ये हो गया हमारा 7 प्लस A22 का मान कितना आया है, A22 का मान है 0 और गुणे A22 का मान कैपिटल A22 का मान जो है कितना है 7 प्लस A23 का मान है 1 और गुणे A23 का मान कितना है, कैपिटल A23 का मान जो है -7 है। यदि मैं इसका विस्तार भी सिंपल विधि द्वारा भी करोगे तो भी यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। एक बार बताओ 7 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0 और 7 दूना के 14 और -7 अर्थात आंसर कितना आएगा, 7। तो इस सारणी का विस्तार करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। और विस्तार करने में इस बात को याद रखना, विस्तार करने में इस बात को याद रखना कि जिस पंक्ति के सहखंड होंगे, जिस पंक्ति के सहखंड होंगे उसी पंक्ति के संगत अवयवों का क्या होता है, गुणा, और उसके बाद से सबको जोड़ देंगे तो सारणी का विस्तार हो जाएगा, या वही सारणी का क्या होता है, मान होता है। बात समझ गए? कोई भी पंक्ति ले सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना पड़ेगा कि जो स्मॉल ए का जो कोटि होगा ना, वही जो है कैपिटल ए का भी कोटि होगा। बात समझ गया? इस बात को जो है अपने दिमाग में बैठा लेना है। यदि सारणी का हम विस्तार करते हैं तो सहखंड जिस जो है पंक्ति और स्तंभ का होगा, अवयव भी उसी पंक्ति और उसी स्तंभ के होने चाहिए, तब हम उसका गुणा करेंगे और उन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो वह जो है हमारा सारणी का क्या होगा, मान होगा। बात समझ में आया? चलो, ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 1 1 x y z, फिर y z z x और x y, और इस क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे स्तंभ के, इस बात को याद रखना है, तीसरे स्तंभ लेना है, पंक्ति नहीं, यह वाला स्तंभ लेना है, इस बात को याद रखना है। यह वाला स्तंभ लेना है तो इस बात को तो समझना पड़ेगा, यह किस में आएगा। इस बात को सहखंड को मैं लिख रहा हूँ A13 में आएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा स्तंभ लेना है तो दूसरा वाला तो हमेशा 3 रहेगा। ये बताओ यह किस में आएगा, दूसरा पंक्ति होगा और तीसरा स्तंभ। क्यों? क्योंकि स्तंभ तो फिक्स कर दिया है, तो दूसरे वाले पर स्तंभ लिखते हैं तो A23 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किस में आएगा, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यह ज्ञात कर लेना है। चलो सहखंड ज्ञात कर लेते हैं तो सारणी का तो मान ज्ञात कर लेंगे। ये बताओ उसी अवयव से गुणा कर देंगे, या इसका जो है गुणा इसमें कर देंगे, इस वाले अवयव का गुणा इसमें कर देंगे और इस वाले अवयव का इसमें गुणा कर देंगे। भाई जो सहखंड होगा उसी के संगत अवयव का हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करके सबको जोड़ते हैं, तो वह जो है सारणी का मान होता है। सिंपल प्रोसेस। अच्छा चलते हैं, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, और 4 एक सम संख्या है, इसलिए क्या बनेगा हमारा प्लस। कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ पहला पंक्ति को छोड़ देना है, पहला पंक्ति को छोड़ दिए, तीसरा स्तंभ को छोड़ देना है, तीसरा स्तंभ को छोड़ दिए, यही बचेगा हमारा 1 1 और y और z। कोई दिक्कत? 3 और 2 5, अब 5 एक विषम संख्या है, इसलिए क्या आएगा, माइनस में। हम माइनर नहीं ज्ञात कर रहे हैं, डायरेक्ट कोफैक्टर ज्ञात कर रहे हैं, बस चिन्ह सहित लिख देना है। ये होता दूसरे पंक्ति को छोड़ देना, मैंने ये वाला लाइन को छोड़ देना है, तीसरे स्तंभ को छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, तो यही 2 बचेंगे हमारा। 1 बचेगा, x बचेगा, 1 बचेगा और z बचेगा। समझ में आ गया? आगे देखो, A33 को लेना है, मतलब तीसरा पंक्ति को भी छोड़ देना है और तीसरे स्तंभ को भी छोड़ देना है, तो ये वाला हमारे बचेंगे 1 1 और x और y। विस्तार कर लेते हैं, काम खत्म करते हैं। यदि मैं इसका विस्तार करता हूं तो z माइनस y बचेगा, होगा। यदि मैं इसका विस्तार करता हूं तो z माइनस x होगा, माइनस में। तो माइनस में यदि करूँ तो ये जो है बदल जाएगा, जानते हो क्या, x माइनस z हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा ना? आगे देखो, इसका यदि मैं विस्तार करता हूँ तो y माइनस x हो जाएगा,
भाई 1 गुणे वाई और माइनस एक्स गुणे 1 गुणे एक्स करके घटा देंगे, सिंपल प्रोसेस। जब सारणी का मान की बात करोगे कि सारणी का मान क्या होगा, इस बात को देखते हैं। जब सारणी का मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, बस जो खंड हम ज्ञात किए हैं उसी में उसके संगत अवयवों से क्या कर देंगे, गुणा, और ये जो हमारा हो जाएगा सारणी का मान। ये बताओ जब सारणी का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A31 वो गड़बड़ हो गया, A13 और गुणे A13, भाई जो हमने ज्ञात किया है उसी में आपस में जो है गुणा करेंगे, प्लस A23 है ना, तो A23 का गुणा हम कर देंगे कैपिटल A23 में, प्लस A33 का जो है हम गुणा कर देंगे A33 में। बस जो मान मालूम है हम ज्ञात कर लेते हैं। ये बताओ A13 का मान कितना है, YZ, तो बन जाएगा हमारा YZ कोष्टक में, इसका मान जो है मालूम है Z माइनस वाई, Z माइनस वाई, प्लस A23 का मान मालूम है, A23 यही ना है ZX, ये हो जाएगा हमारा ZX, और इसका मान मालूम है X माइनस Z, X माइनस Z। अब देखो ये वाला, ये जो YZ है ये XZ है, तो XY है तो XY, और इसका मान मालूम है y माइनस एक्स, ये बन जाएगा हमारा y माइनस एक्स। इतना बनकर तैयार हो गया। अब जो है इन सबको जो है आपस में जो है हल करना है, बात समझा गया, या जो है गुणनखंड बनेंगे और गुणनखंडों को जो है हल करना है। थोड़ा सा कर लेते हैं, अब कोष्टक को खोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को खंडित करके z माइनस वाई लाने की कोशिश करो, सबको खोलना नहीं है ना, सबको खोलेंगे तो फजियत हो जाएगा। यह YZ है और यह z माइनस वाई है, जब इसको खंडित करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ZX स्क्वायर हो जाएगा माइनस Z स्क्वायर x हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो XY का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा। बात समझा गया। अब जो है यह z माइनस वाई हमको लाना है, बस याद रखना है। यदि इन दोनों की बात z माइनस वाई लाने की बात करोगे, इसमें से यदि जो है हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो z माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पर भी हमको z माइनस वाई चाहिए, और z माइनस वाई चाहिए तो हम x कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस z बचेगा, लेकिन z माइनस वाई चाहिए तो माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो z माइनस वाई बचेगा, और ये स्क्वायर के रूप में बचेगा तो हम वर्गांतर के नियम में एक कोष्टक में प्लस कर लेंगे और एक कोष्टक में माइनस कर लेंगे, और एक चीज़ आ जाएगा, यह YZ और यहाँ पर z माइनस वाई है, और इन दोनों में से हम जो है एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा z माइनस वाई। कोई दिक्कत। इन दोनों में से यदि हम x को सिर्फ जो है माइनस एक्स को कॉमन ले रहे हैं, x को नहीं माइनस एक्स को, इन दोनों में यदि माइनस एक्स को कॉमन लूँगा तो यह माइनस में है तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में z स्क्वायर, और यह प्लस में है तो किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यह YZ है, यह z माइनस वाई है, और यह एक्स स्क्वायर है, और यह कोष्टक में z माइनस वाई है ना। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो यह z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वर्गांतर का फार्मूला है, तो एक कोष्टक में z प्लस वाई और एक कोष्टक में z माइनस वाई, तो ये तो हमारा x है बेचारा, और यहाँ पर हो जाएगा z ना, यहाँ पर जो है z प्लस वाई होगा, और एक कोष्टक में z माइनस वाई। एक बात बताओ, इन तीनों पदों में, यह तीन पद है, तीनों पदों में z माइनस वाई, z माइनस वाई, z माइनस वाई कॉमन है, तो हम z माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो हम ले लिए z माइनस वाई, जब कॉमन ले लिए z माइनस वाई, अब बताओ क्या बचेगा बड़े कोष्टक के अंतर्गत, यह बच जाएगा यहाँ पर YZ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये दोनों बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा ना, और इसका जो है कोष्टक खोल दो, इसको जो है गुणा के रूप में लगा दो, और इसका जब गुणा के रूप में लगाएंगे तो ZX बन जाएगा और माइनस YX बन जाएगा, चाहे XY कहें, बात एक ही है। अब इन दोनों में जो है कॉमन लेना है, ठीक है। यदि इन दोनों में से हम कॉमन x को ले लेता हूँ, इन दोनों में से यदि कॉमन हम x को ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस z बच जाएगा, और इन दोनों में से हम कॉमन जो है, देखो x माइनस z बच रहा है ना, तो हमको x माइनस z और चाहिए, इस बात को याद रखना है, कभी भी याद रखना। यदि हमको यहाँ पर x माइनस z बच रहा है तो दूसरे वाले पद में भी x माइनस z बचेगा, तभी हम कॉमन लेंगे तो गुणनखंड बनेगा।
बात समझ में आ गया। तो यह बन गया हमारा z माइनस वाई, और यहाँ पर जो है देखना है कि क्या कॉमन लूँ। यहाँ से जो है मैंने इन दोनों में से जो है कॉमन क्या लेना चाहते हो अब तुम सोचो। यहाँ से जो इन दोनों में जो y कॉमन है तो हम जो माइनस यदि y कॉमन लेते हैं, चाहे जो यहाँ से इन दोनों में से हम पहले कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से यदि हम x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर तो एक x बच जाएगा, और x निकाल देंगे तो बच जाएगा माइनस z। कोई दिक्कत? इन दोनों में से जब कॉमन जो सोचोगे कि सिर्फ y लूँ तो y कॉमन लोगे तो z माइनस x बचेगा, लेकिन हमको चाहिए x माइनस z ना। यदि z माइनस x भी चाहिए तो हम उसको भी निकाल लेंगे। बात समझ आ गया। तो यदि जो है इन दोनों में से यदि कॉमन लेने की बात आएगी तो तुमको जो है लेना पड़ेगा माइनस y कॉमन। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हमको चाहिए x माइनस z, यह जो x का मान है वह प्लस में चाहिए और जो z का मान है वो किस में चाहिए? माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो निकाले हैं वही हमको चाहिए। तो इन दोनों में से जो कॉमन लेंगे माइनस y, और जब माइनस y कॉमन लेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से y निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस, तो यहाँ बन जाएगा माइनस z। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, z माइनस एक्स और z माइनस एक्स, इन दोनों पदों में z माइनस एक्स कॉमन है, तो जब इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा हमारा z माइनस वाई, और ये बन जाएगा हमारा x माइनस z, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? x माइनस वाई, तो इस कोष्टक में हो जाएगा x माइनस वाई। इस प्रकार से प्रश्न संख्या चौथा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। बात समझ आ गया? तो प्रश्न संख्या 4 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। बात समझ आ गया? अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, और इस बात को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जो है जो आंसर दिया है, देखो यह आंसर हमारा करेक्ट है, लेकिन जो आंसर दिया है वो कैसे दे दिया इस बात को मैं बता दूं। यह z माइनस वाई है, और यहाँ पर जो है x माइनस जेड है, और यहाँ पर हमारा x माइनस वाई है, और यह आंसर एकदम 100% क्या है? करेक्ट है। लेकिन किताब में आंसर क्या दे दिया है? दे दिया है z माइनस एक्स है, यहाँ पर y माइनस जेड दे दिया। बस इतना फर्क है, तुमको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। यहाँ से यदि मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, चाहे यहाँ से मैं एक माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो बताओ माइनस को जब कॉमन यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। x प्लस में है तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। और z जो है माइनस में है तो किस में बदल जाएगा? z जो है माइनस में है तो प्लस में, और x जो है प्लस में है तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। और इन दोनों में कोई चेंज नहीं। एक बात बताओ, इस माइनस का इसमें हम गुणा भी तो कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस। इस माइनस का जब इन दोनों में गुणा कर देंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा, और यह कोष्टक में z माइनस एक्स है, और इस कोष्टक में x माइनस वाई है। इस प्रकार से ये वाला आंसर भी सही है, और यहाँ तक भी लाकर छोड़ देते हो तो आंसर क्या है? करेक्ट है। क्योंकि पेपर में नहीं देखने जाओगे कि आंसर ये वाला दिया है कि ये वाला दिया है, और इसमें जो है 1% का चांस नहीं है गलत होने का, एकदम 100% क्या है? सही है। अब जो है एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रश्न संख्या 5 जो है अभी इसके एक्सप्लेन मैंने कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब जो है एक्सप्लेन कर दिया गया कि साड़ी का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया है A11, A12, A13, A14, ये सब A21, A22, A23, A31, यह जो दे दिया है और कहा है कि साड़ी का मान ज्ञात करो। एक बात बताओ, ऑप्शन वही सही होगा जिसमें स्मॉल a का मान, स्मॉल aij का मान और कैपिटल aij का मान बराबर होगा, तभी जो हमने सारणी के मान में हमने बताया था जिस पंक्ति का हम सखंड ज्ञात करते हैं उसी पंक्ति के अवयव से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं और उसका योगफल ज्ञात करते हैं। यही जो है हमारा सारणी का क्या होता है? मान होता है। यदि जो मैं ऑप्शन 1 को पढ़ने की बात करूं तो स्मॉल a11 दिया है और कैपिटल A31 दिया है, तो ऐसे ही ये क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों का मान जो है सेम होना चाहिए। और यदि जो है मैं इसका बी ऑप्शन पढ़ना चाहता हूँ तो A11 दिया है, कैपिटल A11 दिया है, प्लस स्मॉल A12 दिया है और कैपिटल A21 दे दिया है, इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। एकदम सेम होना चाहिए। और तीसरा मैं पढ़ूं तो देखो स्मॉल a का मान 21 दिया है और कैपिटल A का मान जो है 11 दिया है, इसलिए ये भी गलत। अर्थात जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। इससे पहले वाले मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बात समझा गया? तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.4 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।